नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु मंत्रा एकेडमी में। कहानियों की अपनी इस सीरीज में हम आज एक ऐसी कहानी को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसने भारत की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया था। इसी कहानी के बाद अंग्रेजों को ये अंदाजा लग गया था या अंग्रेजों को अंदर से अंदर पता चल गया था कि उनके दिन अब भारत में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। तो वो कहानी है हमारी 1857 की। 1857 की 27 मार्च 1857 34वीं बटालियन के एक नौजवान ने अंग्रेजी ऑफिसर ह्यूसन को गोली मार दी। ह्यूसन और एक और ऑफिसर था बाग। ह्यूसन और बाग को गोली मार दी और इस गोली मारने वाले शख्स का नाम था मंगल पांडे। मंगल पांडे। ठीक उसके 11 दिन बाद मंगल पांडे को हैंग कर दिया गया, फांसी पे लटका दिया गया, इसी उसके कृत्य के लिए। और इसका जो बटालियन था 34वीं बटालियन, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, उसको खत्म कर दिया गया, उसको रद्द कर दिया गया, उसको डिसमेंटल कर दिया गया। ठीक, द बटालियन वॉज डिसबैंड। यहां से ये कहानी स्टार्ट होती है और आगे चलकर कुछ बहुत ही क्रांतिकारी योद्धाओं के साथ हमारी कहानी आगे बढ़ती है। और लास्ट में, अंत में क्या होता है कि अंग्रेजी शासन का फिर से नियम लागू हो जाता है, फिर से उनका शासन लागू हो जाता है। लेकिन इस घटना ने क्या किया था? भारत के वीर जवानों को, भारत के वीर सपूतों को झकझोर के रख दिया था और भारत की अंतरात्मा को भी एक तरह से झकझोर कर रख दिया था। इस कहानी के समझने से पहले हमें कुछ इसके बैकग्राउंड में चलना होगा कि ये कहानी स्टार्ट क्यों होती है, ये कहानी कहां से शुरू होती है, क्यों स्टार्ट होती है और कैसे कैसे आगे बढ़ती है। इन सारे प्रोसेसेस को हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो कहानी स्टार्ट होती है अंग्रेजों के आगमन से। हम सबको पता है कि 17वीं शताब्दी में अंग्रेज भारत आ गए थे। 17वीं शताब्दी में अंग्रेज भारत आ गए थे। उन्होंने अपनी फैक्ट्री सेटअप कर ली थी। फैक्ट्री सेटअप करने के बाद 18वीं शताब्दी में 1757 में उनको एक बड़ी जीत मिली थी। 18वीं शताब्दी 1757 उनको एक बड़ी जीत मिली थी, प्लासी की जीत। प्लासी के युद्ध के बाद 1757 में उन्हें एक जीत मिली थी, जो बेसिकली हमारे देश के साथियों द्वारा ही दी गई थी। उनको बेसिकली कहा जाता है हमारे धोखेबाज लोगों ने ही उनको दी थी जीत। प्लासी का युद्ध। ठीक, बंगाल पे शासन था एक ऐसे राजा का, सिराजुद्दौला, और उनका ही एक ऑफिसर था मीर जाफर। मीर जाफर ने सिराजुद्दौला के साथ धोखाधड़ी की और अंग्रेजों का साथ देने का फैसला किया। तो मीर जाफर के कुछ सैनिक थे, वो भी अंग्रेजों के साथ दिए और उसमें क्या हुआ? सिराजुद्दौला को मार दिया गया, सिराजुद्दौला को किल कर दिया गया। मारने के बाद बंगाल पे मीर जाफर का शासन शुरू हो जाता है। मीर जाफर का शासन शुरू हो जाता है और मीर जाफर का शासन तो शुरू होता है, लेकिन जो राजा किसी के अनुकंपा पर बैठा हो, किसी के बदौलत बैठा हो, वो राजा इंडिपेंडेंट नहीं होता है, वो राजा स्वतंत्र नहीं होता है। ठीक वैसे ही
मीर जाफर भी स्वतंत्र नहीं था। वो एक तरह से अंग्रेजों का कठपुतली बन के राजा पे बैठा था, राजा की गद्दी पे बैठा था। क्या था? अंग्रेजों की कठपुतली बन के। ठीक है, तो ये कहानी की शुरुआत बेसिकली यहीं से होती है। और अंग्रेजों के कुछ नियम कानून, कुछ गलतियां, कुछ उनकी बुराइयां जो भारत में हिंसा की आग भड़का देती है उनके खिलाफ। और उसी हिंसा का नाम था 1857 की क्रांति। उसी उत्थान का नाम था 1857 की क्रांति। और उसी आंदोलन का नाम था 1857 की क्रांति, जिससे भारतीयों ने जगाया था। और बहुत सारे भारतीयों ने अपनी जान की बाजी भी लगाई थी, जैसे मंगल पांडे एक नाम है। तो अब कारण जानने की कोशिश करते हैं कि 1857 का जो युद्ध हुआ उसका कारण बेसिकली कौन कौन सी चीजें बनी। जब बंगाल अंग्रेजों के हाथ में आ गया था, जब बंगाल अंग्रेजों के हाथ में आ गया 1757 में, तो इन्होंने यहां पे अपना नियम कानून लगाना स्टार्ट कर दिया। 1757 में तो बंगाल ही आया था अंग्रेजों के हाथ में। उसके बाद बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर के युद्ध के बाद 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद जो मुगल बादशाह था भारत में, शाह आलम द्वितीय, उस पर भी अंग्रेजों का अधिकार एक तरह से कायम हो जाता है। 1764 बक्सर का युद्ध। अंग्रेज मुगल बादशाह को हराते हैं और उसी के बाद उनका नियम कानून मुगल बादशाह के ऊपर भी लगना स्टार्ट हो जाता है। उनका जो दबाव है वो मुगल बादशाह के ऊपर भी आना स्टार्ट हो जाता है। जब मुगल बादशाह हार जाता है तो अंग्रेजों को क्या मिल जाती है? दीवानी राइट, दीवानी अधिकार अंग्रेजों का मिल जाता है। दीवानी अधिकार और जमींदारी अधिकार क्या होता था? सिराजुद्दौला के समय में जब जमींदारी था तो कुछ लोग थे जिनके पास जमीनें हुआ करती थी। कुछ लोग थे जिनके पास जमीनें हुआ करती थी, उनको हम लोग कहते हैं जमींदार। ठीक है, अब सिराजुद्दौला इनसे टैक्स कलेक्ट करता था, इन जमीनों से कर वसूल करता था। और इसी कर वसूलने के क्रम में उसने कुछ दीवान लगा दिए थे। ठीक है, दीवान लोग क्या करते थे? बेसिकली इसको देखते थे कि जो जमींदार हैं वो कर ठीक से देख रहे हैं या नहीं। तो हम दीवान को एक तरह से इंस्पेक्टर कह सकते हैं, इंस्पेक्ट करते थे कि ये लोग कर सही से दे रहे हैं कि नहीं। तो दीवान और जमींदार। ठीक है, दीवान और जमींदार। अब बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई 1765 में। और 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद ही अंग्रेजों को दीवानी अधिकार मिल गए बंगाल के। और भी बहुत सारे रीजंस के मिले, लेकिन बेसिक करके बंगाल के दीवानी राइट मिल गए। अब क्या होता था? जो राज्य का पैसा है, जो जमींदार कर देते हैं, वो अंग्रेजों के पास जाता था इनडायरेक्टली। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाता था इनडायरेक्टली। वहां का राजा मीर जाफर था, लेकिन मीर जाफर राजा कम था, कठपुतली ज्यादा था। तो वो सारा कर ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में जाता था। ठीक, कर लेने का बहुत सारा तरीका था। अब इसी के बाद क्या होता है? 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है और 1770 में बंगाल में भूखमरी का फैलाव हो जाता है। बंगाल में भूखमरी फैल जाती है। 1770 में बंगाल में एक अकाल आता है, जिसकी वजह से बंगाल में भूखमरी फैल जाती है। बहुत सारे हिस्टोरियंस इसका कारण अंग्रेजों की गलत नीतियां बताते हैं। अंग्रेजों की जो गलत नीतियां थी, जो कर वसूल करने का तरीका था, अंग्रेज बेसिकली कर वसूल करके ईस्ट इंडिया कंपनी को भी ना देते थे, अपने पास रखते थे और अपना उसका उसका उत्थान करते थे, अपना उत्थान करते थे उन करों से। ठीक है, और इसी को हिस्टोरियंस कहते हैं कि यही मेन कारण था 1770 में अकाल आने का। 1770 में जब अकाल आया तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी इसकी
चर्चा हुई, इसकी चिल्लाहट ब्रिटिश पार्लियामेंट तक पहुंची। ब्रिटिश पार्लियामेंट तक जब पहुंची, ब्रिटिश पार्लियामेंट में जब ये सारी चीजें पहुंची, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी से कहा कि आप कुछ ऐसे नियम लागू करिए जो भारत में कुछ अच्छी व्यवस्था को लागू कर सके। ईस्ट इंडिया कंपनी को निर्देश दिया गया ब्रिटिश संसद के द्वारा कि आप भारत में कुछ ऐसे नियम ले आइए जिससे भारत के लोगों का कुछ अच्छा हो, भारत के लोगों का उत्थान हो। ठीक है, बेसिकली वो लोग भारत का उत्थान तो कम चाहते थे, वो लोग चाहते थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उस पर कंट्रोल अपना जमा सके। ईस्ट इंडिया कंपनी पे कंट्रोल जमाना चाहती थी ब्रिटिश की संसद, ब्रिटेन की संसद ईस्ट इंडिया कंपनी पे अपना कंट्रोल जमाना चाहती थी। और इसी क्रम में हम लोग देखेंगे कि 1773 में पहला रेगुलेटिंग एक्ट आता है। रेगुलेटिंग एक्ट आता है। रेगुलेटिंग एक्ट आता है। रेगुलेटिंग एक्ट हम किसको कहते हैं? किसी भी चीज को रेगुलेट करने के लिए, किसी भी चीज को अगर रेगुलेट करने के लिए जो एक्ट लाया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा, तो यहां पे वो चीज कौन सी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। उस ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट लाया जिसको कहा गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जिससे बहुत सारे अधिकार, बहुत सारे रेगुलेशंस लगाए गए ईस्ट इंडिया कंपनी पे। इतनी तक बात क्लियर हुई? अब इसके आगे क्या होता है? जब अकाल पड़ गया तो अकाल पड़ने के बाद कुछ सुधार हुए। कुछ सुधार क्या हुए? कुछ परिवर्तन हुए। उसको सुधार नहीं कहेंगे, वो कुछ परिवर्तन हुए। क्या क्या परिवर्तन हुए देखते हैं। कर वसूल करने का एक नियम लाया गया जिसको कहा जाता है परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट, या इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त स्टार्ट किया गया। स्थायी बंदोबस्त से क्या होता था कि अंग्रेज लोग, जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, वो खेती को एक बार इवेल्युएट कर लेते थे, उसके बाद उसी हिसाब से उस खेत पे टैक्स लगा देते थे और टैक्स कलेक्ट करके जमींदारों से वो लेते थे। जमींदारों से वो लोग टैक्स कलेक्ट करते थे। ये एक्ट लागू हुआ कॉर्नवालिस के समय। कॉर्नवालिस की समय लागू हुआ। कॉर्नवालिस के बारे में अगर हम देखें तो इसी समय ब्रिटेन और अमेरिका का युद्ध हो चुका था और कॉर्नवालिस उस युद्ध का सेनापति था, और अमेरिका ने ब्रिटेन को फ्रांस की मदद से बहुत अच्छे तरीके से हरा दिया था। तो कॉर्नवालिस एक हारा हुआ सेनापति था, अमेरिका ने उसको हरा दिया था। उस सेनापति को भारत भेजा गया कि भारत में कुछ सुधार किया जाए। भारत में कुछ सुधार करने के लिए उस सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस को भेजा गया। कॉर्नवालिस ने क्या किया? कॉर्नवालिस ने ईस्ट इंडिया कंपनी के पर्सनल कामों को 3 भागों में डिवाइड कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के पर्सनल कामों को 3 भाग में डिवाइड कर दिया। पहला काम था रिवेन्यू कलेक्शन, मतलब कर वसूल करना। ठीक है, रिवेन्यू कलेक्शन या कर वसूल। ठीक है। दूसरा काम था इनका जुडिशियल सर्विसेज। जुडिशियल यानी न्यायिक। ठीक है, न्याय से रिलेटेड। और तीसरा इन्होंने किया
कॉमर्शियल। यानी अब क्या होता है, कॉर्नवालिस के समय कंपनी का काम 3 भागों में बट जाता है। ठीक है, कंपनी का काम 3 भागों में बट जाता है, कॉमर्शियल यानी कि व्यापारिक। 3 भागों में बट जाता है। पहला हो जाता है कर वसूली, दूसरा हो जाता है न्याय, तीसरा हो जाता है व्यापारिक काम। अब रिवेन्यू की तरफ से अगर हम देखा जाए, रिवेन्यू वाले सेक्शन में हम देखा जाए, तो कॉर्नवालिस क्या करता है, कुछ जमींदार बनाता है, जमींदार, और इन्हीं जमींदारों के थ्रू ये पीजेंट से टैक्स वसूल करता है। पीजेंट यानी किसानों से टैक्स वसूल करता है। खेतीहर किसानों को हम लोग पीजेंट्स कहते हैं। किसानों से टैक्स वसूल करता है। ये जो सिस्टम था वो कहां कहां पे लागू हुआ? ये सिस्टम उसी जगह पे लागू हो सकता है जहां पे बहुत ही अच्छी खेती होती हो। बहुत ही अच्छी खेती कहां पे होती थी? जैसे बिहार, बंगाल, मद्रास के कुछ दक्षिणी भाग, उस समय का मद्रास आप जानते ही हैं कि उस समय का मद्रास जो था वो आज का तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा, उस समय का इतना पूरा मद्रास एरिया होता था। तो जो तमिलनाडु का प्लेन्स है ना, जो वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच का जो प्लेन्स है, उस जगह पे भी यहाँ पे लागू हुआ परमानेंट सेटलमेंट। और अगर नॉर्थ साइड में आए तो बनारसी के कुछ डिस्ट्रिक्ट में भी, वाराणसी के भी कुछ डिस्ट्रिक्ट में ये परमानेंट सेटलमेंट लागू हुआ। और इसमें हम देखेंगे कि बंगाल के समय में जो जमींदार थे वो जमीनों के मालिक थे। ठीक है, बंगाल के समय में जो जमींदार थे वो जमीनों के मालिक थे, लेकिन ये कॉर्नवालिस के समय में जो जमींदार थे वो सिर्फ टैक्स कलेक्ट करते थे, लोगों से कर वसूलते थे, और ये अप्रत्यक्ष मालिक थे उस जमीनों के। ठीक है, तो ये डायरेक्ट मालिक नहीं थे, ये प्रत्यक्ष मालिक नहीं थे उन जमीनों के, ये अप्रत्यक्ष मालिक थे। इनसे टैक्स वसूला जाता था। दे वर नॉट द लैंड ओनर्स ऑफ द फील्ड। ये बेसिकली जमींदार इसने किसको बनाया था, किन किन लोगों को जमींदार बनाया था? जैसे कुछ लोकल राजा थे, कुछ लोकल राजा थे, जैसे मान लो कुछ लोकल राजा हैं आसपास के, उनको जमींदार बना दिया। तालुकदार जो थे, तालुका में जो काम करते थे, तालुकदार, ठीक है, तालुकदारों को जमींदार बना दिया। ठीक है, तो अब ये लोग क्या करेंगे, टैक्स कलेक्ट करने लगे थे। टैक्स कलेक्ट करने की वजह से ब्रिटिश को कुछ फायदा हुआ, लेकिन ब्रिटिश को कुछ फायदा हुआ ये तो अलग बात है, बंगाल के किसानों को बहुत नुकसान हुआ। ये जितनी जगह पे लागू हुआ था, इनके किसानों को बहुत नुकसान हुआ। कैसे नुकसान हुआ? जमींदार क्या करते थे? जमींदार, पहले ये परमानेंट सेटलमेंट क्या था इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। परमानेंट सेटलमेंट में क्या था कि जैसे मान लीजिए एक किसान है, ठीक है, एक पीजेंट है, ठीक है, पीजेंट्स है, और जमींदार है यहाँ पे, और यहाँ पे मान लीजिए ईस्ट इंडिया कंपनी है। ठीक है, तो जमींदार फिक्स हो जाता था, जैसे मान लीजिए 1/10 या जो भी है, मान लीजिए 1/10 पार्ट पीजेंट से लेगा। इतना कम नहीं था, मान लीजिए आधा लेगा, चलिए 1/2 पार्ट, 1/2 पार्ट, ये एक बस सिंबॉलिक नंबर है। मान लीजिए 1/2 पार्ट ये पीजेंट से जमींदार ले रहा है। ठीक है, अब जमींदार क्या करता था, एक हिस्सा अपने पास रखता था और बाकी सारे 4 हिस्से ये ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता था। ठीक है, मान लीजिए अगर 10 हिस्से में से 5 इनके पास चला गया, 5 इनके पास रहा, तो 4 इसको ईस्ट इंडिया कंपनी को देना होता था और 1 अपने पास रखना होता था। इसमें क्या हुआ, अब ये लोग क्या कर, जमींदार लोग क्या दिमाग लगाने लगे, ये लोग पीजेंट से बहुत ज्यादा वसूल करने लगे। मान लीजिए 10 अगर वो है तो ये लोग 15 वसूल करने लगे, 12 वसूल करने लगे, है ना। तो किसानों से इतना वसूल करने लगे। ठीक है, 1/2 था तो मान लीजिए
दो बटे कुछ वसूल करने लगे, ठीक है, 2/3 वसूल करने लगे। तो इतना पार्ट ये लोग वसूल करने लगे। तो इससे क्या हुआ, जमींदारों की हालत तो सुधर गई, ईस्ट इंडिया कंपनी की भी हालत सुधरी, लेकिन पीजेंट किसानों की हालत बहुत खराब हो गई। तो ये इसका पहला कारण था, किसान बहुत परेशान हो गए थे, किसान बहुत परेशान हो गए थे। किसान के परेशान होने के साथ साथ ही क्या हुआ था, जमींदार पे भी सनसेट लॉ लगा दिया गया। सनसेट लॉ मतलब सूर्य ढलने का नियम, कि अगर सूर्य ढलने से पहले आप हमें कर नहीं दे देते हैं तो आपके नाम पे जो जमीन रखा गया है उसको कंफिस्केट कर लिया जाएगा, उसको ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया जाएगा और उसको क्या किया जाएगा, फिर से दूसरे को बांटा जाएगा। तो ये एक सिस्टम चालू हो गया था, जिससे क्या किया, किसानों में बहुत डिसकंटेंट पैदा हुआ, किसानों में बहुत एक तरह से विरोध पैदा हुआ, जमींदारों के प्रति भी और ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति भी। ये जो भी था, परमानेंट सेटलमेंट जैसी भी व्यवस्था थी, ये अंग्रेजों को एक फायदा पहुंचाई कि अंग्रेजों के लिए कुछ ऐसा एक तबका तैयार हो गया, अंग्रेजों के लिए कुछ ऐसा तबका तैयार हो गया जो अंग्रेजों के प्रति बहुत ही वफादार था, अंग्रेजों के प्रति बहुत ही वफादार था। जैसे कुछ ऐसे जमींदारों को पैदा किया इस व्यवस्था ने जो अंग्रेजों के प्रति बहुत ही वफादार थे। इन्हीं जमींदारों की वफादारी हम देखेंगे 1857 की क्रांति जब होगी, तब कुछ जमींदार अंग्रेजों की मदद करेंगे उस युद्ध में, ठीक है। तो अब ये एक लेवल पैदा किया, अंग्रेजों के लिए एक फायदा हुआ जबकि किसानों के लिए नुकसान हुआ, तो किसानों के अंदर विद्रोह होने लगा, ठीक। दूसरी बात, इसी के अपोजिट कुछ राज्यों में एक व्यवस्था चालू हुई, रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था को पर चलने से पहले हम लोग एक स्टेटमेंट देख लेते हैं। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने स्टेटमेंट दिया इस व्यवस्था को लेकर के, स्थायी बंदोबस्त वाली व्यवस्था को लेकर के इसने एक स्टेटमेंट दिया। बेंटिक ने कहा कि इसने कुछ किया हो या ना किया हो, इस स्थायी बंदोबस्त ने कुछ किया हो ना या ना किया हो, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कुछ ऐसे तबके का प्रोडक्शन कर दिया है, कुछ ऐसे तबके का निर्माण कर दिया है जो अंग्रेजों के साथ किसी भी युद्ध में वफादार रहेंगे। इसी से पता चलता है कि इनका जो परमानेंट सेटलमेंट, इनका जो दिमाग कहां चल रहा था, अंग्रेजों का दिमाग किस लेवल पे काम कर रहा था, कि ये एक ऐसा तबका बनाने में लगे थे कि जो इनके प्रति वफादार हो, जो इनसे अपना काम, इनका काम जो है वो अपना करता रहे, ठीक। इसी के साथ एक व्यवस्था लागू हुई, रैयतवाड़ी व्यवस्था। ये भी एक टैक्स कलेक्शन का ही सिस्टम था, कर वसूलने का ही सिस्टम था। रैयत का मतलब होता है डायरेक्ट पीजेंट, ठीक है, पीजेंट डायरेक्टली, पीजेंट डायरेक्टली यानी कि डायरेक्ट किसान। इसमें क्या करते थे ये लोग, किसानों से डायरेक्टली कर वसूल करते थे, ठीक है। जैसे कुछ एरियाज से, मद्रास का एरिया हो गया ना, मद्रास का जो नॉर्थन एरिया है, मद्रास का एरिया हो गया, बॉम्बे का एरिया हो गया, इन सारे एरिया में ये लोग डायरेक्ट किसानों से, जमींदार बीच में नहीं होता था, डायरेक्ट किसानों से ही ये लोग टैक्स कर वसूल करते थे। इसको स्टार्ट करने वाला था जिसको हम लोग कहते हैं थॉमस मुनरो। इसको स्टार्ट किया था, इस रैयतवाड़ी सिस्टम को स्टार्ट किया था थॉमस मुनरो ने। थॉमस मुनरो ने थॉमस मुनरो ने स्टार्ट किया था। रैयत को हम लोग देख लिए हैं कि रैयत को किसान कहते थे, और ये मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में स्टार्ट हुआ था। इसके पीछे एक और बड़ा कारण था, इसके पीछे, इन युद्ध के पीछे ये दो कारण तो हमने सीख लिए कि जो जमीनी कर व्यवस्था थी,
परमानेंट सेटलमेंट और रैयतवाड़ी व्यवस्था ने किसानों के भीतर वो आग पैदा की, जिस चिंगारी ने आगे चलकर 1857 में आग का रूप ले लिया। ठीक है, लेकिन इसी के साथ, इसी के कंटेक्स्ट में, इसी के साथ एक ऐसी चिंगारी और झलक रही थी जिसे हम लोग देखेंगे जो राजाओं में झलक रही थी, जो राजाओं, जो प्रोविंस के मालिकों, जो स्टेट्स थे उनके मालिकों में झलक रही थी। वो क्या आग थी? सब्सिडरी अलायंस। ठीक है, सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस। ठीक है, सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस में क्या था कि राज्यों को, स्टेट्स को अपने कोर्ट के अंदर कुछ अंग्रेजी आदमियों को रखना होता था। इसके कुछ नियम थे। पहला नियम क्या था कि अंग्रेजी शासन जो है, अंग्रेजी हुकूमत जो है वो राज्य को सुरक्षा प्रदान करेगी। तो पहला नियम यही था कि अंग्रेजी हुकूमत राज्य को सुरक्षा प्रदान करेंगे, सुरक्षा प्रदान करेंगे। और इस सुरक्षा के बदले उन्होंने राज्यों से क्या लिया? राज्यों से स्वतंत्रता उनकी छीन ली पूरी तरह से, राज्यों से पूरी तरह से स्वतंत्रता छीन ली। क्या कहा इन्होंने? कहा कि कंपनी की एक आर्मी आपके राज्य के कैपिटल में, आपके राज्य के राजधानी में रहेगी। ठीक है, तो क्या कहा? कंपनी की आर्मी रहेगी आपके राजधानी में। पहली बात, कंपनी की आर्मी रहने के लिए जो खर्चा होगा, ठीक है, उनकी जो सैलरी होगी, उनका जो खाना पीना होगा, वो व्यवस्था राज्य करेगा, यानी कि आप करेंगे। इसकी व्यवस्था कौन करेगा? राज्य करेंगे। तीसरी बात क्या थी? और बाकी सारे यूरोपियंस को, ब्रिटिश को छोड़ करके बाकी सारे यूरोपियंस को अपने कोर्ट से बाहर निकालना होता था। ठीक है, राज्य क्या करेगा? अपने दरबार से बाकी सारे यूरोपियों को बाहर निकालेगा, सिर्फ ब्रिटिश ही रहेंगे। तो ओनली ब्रिटिश, ओनली ब्रिटिश रहेंगे। ठीक है, और चौथी बात कि इस राजा के दरबार में, इस राज्य के दरबार में एक अंग्रेजी आदमी रहेगा जिसको हम लोग रेसिडेंट कहेंगे, जो क्या करेगा? राज्य के सारे कामों का निरीक्षण करेगा। रेसिडेंट रहेगा, राज्य के कामों का निरीक्षण करेगा। राज्य के कामों का निरीक्षण करेगा। ठीक, अब ये ऐसी खतरनाक नीति ले कौन आया था? ये खतरनाक नीति जो है, इसकी स्टार्टिंग की थी, ये किसके दिमाग का खुरापात था? ये खुरापात था ड्यूप्ले के दिमाग का। फ्रांस का गवर्नर जनरल था ड्यूप्ले, उसी के दिमाग का ये खुरापात था। उसने ये लागू किया था हैदराबाद वाले रीजन पे, हैदराबाद के निजाम के साथ इसने ये सारी संधियां लागू की थी ड्यूप्ले ने। लेकिन जब फ्रांस की कंपनी, फ्रांस की ईस्ट इंडिया कंपनी जब वापस चली जाती है अंग्रेजों से हार के, तृतीय कर्नाटक युद्ध में अंग्रेजों से जब हार जाती है फ्रांस की कंपनी, तो वो वापस चली जाती है और उसके साथ ही फ्रांस का बोरिया बिस्तर भी बहुत ही एक छोटे पार्ट में सिकुड़ जाता है।
जिसको आजकल हम लोग पुद्दुचेरी कहते हैं। ठीक है, तो उन सारे पार्ट्स में फ्रांस का जो बोरिया बिस्तर है वो सिमट के रह जाता है और अंग्रेजों का विस्तार शुरू होने लगता है। तो ये किसके दिमाग का खुरापात था? ड्यूप्ले के। ड्यूप्ले के दिमाग का खुरापात था। ठीक है, बाद में इसी नियम को लगाया रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव ने इस नियम को लगाया कहां पे? वहां पे जो मीर जफर का इलाका था, बंगाल वाला इलाका, मीर जफर के केस में इसने वही चीज लागू की। हालांकि ये चीज पूरी तरह से उस केस में दिखती नहीं है, लेकिन उसका कुछ पार्ट जो है वो मीर जफर के केस में लागू होता है। जैसे रॉबर्ट क्लाइव अपने उसके मीर जफर के दरबार में एक आदमी रखता था, अपनी सेना तो वो लोग बंगाल में रखते ही थे। तो ये सारी केसेस मीर जफर वाले केस में भी लागू होती है। इसका जो सबसे बेहतरीन उपयोग किया है एक आदमी ने, जिसका नाम था लॉर्ड वेलेस्ले। उसका नाम था रिचर्ड वेलेस्ले। रिचर्ड वेलेस्ले। रिचर्ड वेलेस्ले क्या करता है? 1798 से 1805 तक ये गवर्नर जनरल रहता है। 1798 से 1805 तक गवर्नर जनरल रहता है। और इसी समय इसने बहुत ही कड़े नियमों के साथ इस सब्सिडरी अलायंस को लागू किया था। सब्सिडरी अलायंस मतलब ये सारे काम राज्य को करने होते थे। राज्य डोमिनियन स्टेटस ले लेता था। ठीक है, उसकी स्वतंत्रता एक तरह से अगर इन सारे नियमों को देखा जाए तो भंग हो जाती थी राज्य की स्वतंत्रता। ये इनका मोटिव क्या था? इस नियम को लगाने से पहले इनका मोटिव क्या था? ये एक स्टेटमेंट है। 1804 में वेलेस्ले ने हैदराबाद की उसको एक लेटर भेजा, जिस लेटर में क्या लिखा था कि हमें भारतीय राज्यों को इतना अपने ऊपर डिपेंडेंट बना देना है, इतना अपने ऊपर निर्भर बना देना है कि वो हमारे खिलाफ किसी विद्रोह को प्रदर्शित या किसी भी विद्रोह को उद्घाटित ना कर सके। ये वेलेस्ले के दिमाग का खुरापात था 1804 में। 1804 में उसने एक लेटर भेजा हैदराबाद के रेसिडेंट को, और उस रेसिडेंट से उसने कहा कि हम भारतीय राज्यों को इतना निर्भर बना देंगे अपने ऊपर, इस नियम के तहत, सब्सिडरी अलायंस के तहत, सहायक संधि के तहत हम भारतीय राज्यों को इतना अपने ऊपर निर्भर बना देंगे कि भारतीय राज्य हमसे कोई विद्रोह नहीं कर पाएंगे या किसी भी राज्य से ऐसी संधि नहीं कर पाएंगे जो हमारे लिए खतरनाक साबित हो। ठीक है, तो इस नियम ने, जैसे इस नियम किन किन राज्यों पे लागू हुआ? जैसे टीपू सुल्तान मैसूर राज्य पे लागू हुआ टीपू सुल्तान के समय। दूसरा, ये लागू हुआ हैदराबाद के निजाम के लिए। हैदराबाद के निजाम के लिए। ठीक है, हैदराबाद के निजाम के लिए। ठीक है, मराठों पर भी ये नियम लागू हुआ। मराठा पे भी ये नियम लागू हुआ। और बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम थे, जैसे सिंधिया है, होलकर है। तो ये होलकर में सबसे लास्ट में लागू हुआ 1818 में। 1818 में सबसे लास्ट में होलकर उस पे संविधान, होलकर के जो साम्राज्य था उस पे ये सब्सिडरी अलायंस लागू हुआ। ये इस नियम ने क्या किया? राजाओं को इतना डिपेंडेंट बना दिया। शुरू शुरू में तो इनको बहुत मजा आता था कि हमें सुरक्षा मिल रही है, कि हमें कुछ नहीं करना है। बाद में जब इनकी स्वतंत्रता छीनी गई, बाद में इनकी जब डिसीजन लेने की स्वतंत्रता छीनी गई, तो क्या हुआ? तब इनको एहसास हुआ कि ये सारे नियम जो हैं, ये सारे कानून जो हैं, वो हमको एक तरह से अपंग बना दिए, हम एक तरह से हमको अपाहिज बना दिए हैं। ठीक है, और इस नियम ने भी 1857 की क्रांति में कुछ योगदान किया है। कुछ राजा ऐसे थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में योगदान दिया। इसी के साथ एक और नियम था जिसको बहुत ही कड़ा नियम कहा जाता है, डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स। ठीक है, डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स।
डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स को जोड़ा जाता है डलहौजी से। डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स को जोड़ा जाता है डलहौजी से। इसका नियम क्या था? डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स का नियम क्या था कि अगर किसी भी राज्य का, ठीक है, अगर किसी भी राज्य के राजा का जो पुत्र है वो रियल पुत्र नहीं होगा, वो उसका ही खून नहीं होगा अगर, तो ये शासन जो है राज्य का वो ब्रिटिश के अंदर आ जाएगा और ये ब्रिटिश डिसाइड करेंगे कि जो राज्य राजा का दत्तक पुत्र है वो उसका उत्तराधिकारी होगा कि नहीं होगा। बेसिकली ये उत्तराधिकार से रिलेटेड मैटर था, जिसमें डलहौजी ने कहा था कि अगर किसी राजा का ओरिजिनल पुत्र नहीं है, ठीक है, अपना ब्लड का पुत्र नहीं, अपने खून का पुत्र नहीं है, तो राजा क्या करेंगे? उनका राजा का अधिकार उस पर खत्म हो जाएगा, राजा का अधिकार प्रोविंस पे खत्म हो जाएगा, राज्य पे खत्म हो जाएगा, जबकि उसकी अपनी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो उसके बेटे को, जो उसके अपनाए गए, जो उसके गोद लिए गए बेटे को दे दी जाएगी। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत क्या था कि अगर कोई राजा, अगर किसी राजा का खुद का पुत्र नहीं है, अगर किसी राजा का खुद का पुत्र नहीं है, अगर पुत्र नहीं है, तो उस राज्य का उत्तराधिकार खत्म हो जाता था, ब्रिटिश के अंदर आ जाता था। ठीक, लेकिन अगर उसी राजा का दत्तक पुत्र है, दत्तक पुत्र मतलब गोद लिया गया पुत्र, दत्तक पुत्र है, तो ये अंग्रेज डिसाइड करेंगे, अंग्रेज के अंदर आ जाएगा, अंग्रेज निर्णय लेंगे कि उसका राज्य किसको दिया जाएगा, अंग्रेज निर्णय लेंगे कि उस राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। तो ये बेसिकली है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसको डलहौजी के साथ जोड़ा जाता है। हालांकि अभी देखेंगे कि ये नियम डलहौजी ने नहीं बनाया था, ये नियम बनाई थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ये नियम बनाया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अठारह का समय था, 1833 का चार्टर एक्ट आ गया था। चार्टर एक्ट क्या होता था कि कंपनी को 20-20 साल के लिए अनुमति मिलती थी कि आप व्यापार कर पाएंगे, ठीक है, 20-20 साल का जो लाइसेंस, एक तरह से अगर हम आज की बात करें तो 20-20 साल का लाइसेंस मिलता था कंपनी को कि आप 20 साल तक राज्य वो जो है कॉमर्स व्यापार चला पाएंगे। तो 1833 में चार्टर एक्ट आ गया था, जिसको हम लोग चार्टर एक्ट ऑफ 1833 भी कहते हैं, 1833 का चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट आ गया था 1834 में। 1834 में क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये नियम बनाया। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, जो उनके डायरेक्टर्स थे, उस डायरेक्टर्स ने ये नियम बनाया, ठीक है। लेकिन जब डलहौजी आता है, जब डलहौजी आता है तो उस इस नियम को बहुत ही तेजी से, बहुत ही रिगरसली लागू करता है। अब इस नियम के लागू होने से क्या हुआ? इस नियम के लागू होने से क्या, डलहौजी कब आया? डलहौजी आया 1848 में, 1856 तक रहता है। इसके बाद कैनिंग आ जाता है, लॉर्ड कैनिंग। तो डलहौजी के बारे में बेसिकली देखते हैं। 1848 में डलहौजी आता है। डलहौजी आते ही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत सतारा राज्य को अपने अंदर मिला लेता है। सतारा राज्य को 1848 में ही सतारा राज्य को मिला लेता है। उसके बाद जैतपुर संभलपुर वाला राज्य भी मिला लेता है। जैतपुर संभलपुर 1849 में। इसकी इंटेंसिटी आप देखिएगा कितने रिगरसली ये लागू करता है। 1849 में जैतपुर और संभलपुर अंग्रेजों के कब्जे में आ जाता है, ठीक है। भगत राज्य
1850 में भगत राज्य अंग्रेजों के कब्जे में आ जाता है। उदयपुर देखें अगर हम, उदयपुर राज्य 1852 में अंग्रेज के हाथ में आ जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत। इसके बाद झांसी आता है, रानी लक्ष्मीबाई वाला झांसी आता है 1854 में। ठीक है, झांसी आता है 1854 में। नागपुर भी 1854 में अंग्रेज कैप्चर कर लेते हैं। उसके बाद अवध को कैप्चर करते हैं 1856 में। अवध को 1856 में, ये नागपुर को 1854 में। तो हम देखते हैं कि लॉर्ड डलहौजी के आते ही सतारा, जैतपुर संभलपुर, भगत, उदयपुर, झांसी, नागपुर, अवध। हालांकि उदयपुर राज्य को 1860 में फिर से यहां के राजा को दे दिया जाता है। यहां के राजा थे राजा बहादुर विंध्येश्वरी प्रसाद सिंह देव बहादुर। इनका बहुत बड़ा नाम था, राजा बहादुर विंध्येश्वरी प्रताप सिंह देव बहादुर। यहां का ये इनको दे दिया जाता है, किस लिए? क्योंकि ये 1857 में 1857-58 के युद्ध में ये अंग्रेजों की मदद करते हैं। अंग्रेजों की मदद करने के लिए इनको उदयपुर राज्य 1860 में फिर से वापस कर दिया जाता है। तो ये जो राज्य लिए गए थे, इनके राजा बहुत ही डिसअपॉइंटेड थे। इनके जो राजा थे या इनके उत्तराधिकारी थे, ये बहुत डिसअपॉइंटेड थे। इनको लगता था कि हमारा अच्छा भला राज्य छीन लिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारा ओरिजिनल पुत्र नहीं था, हमारा खूनी पुत्र नहीं था, खून का पुत्र नहीं था। और जबकि हमने पुत्र को गोद लिया था, उसको उत्तराधिकार नहीं सौंपा गया और ये राज्य इनसे छीन लिए गए। तो इन राजाओं के भीतर भी अंग्रेजों के प्रति गुस्सा था। तो हमने देखा कि अंग्रेजों के प्रति धीरे धीरे गुस्सा बढ़ रहा है। किसानों में देखा, जमींदारों में देखा, राजाओं में देखा। जमींदार हालांकि ज्यादातर वफादार थे अंग्रेजों के प्रति, लेकिन कुछ जमींदार जिनकी प्रॉपर्टी छीन ली गई थी, जिनके जो जमींदारी हक था वो छीन लिया गया था, वो भी उनको भी गुस्सा था अंग्रेजों के खिलाफ। तो एक तरह से एक चिंगारी तैयार हो रही थी। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से भी एक चिंगारी तैयार होती है। अब अगर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की थोड़ी हिस्ट्री देखना कि स्टार्ट करें, तो हमने देखा था कि 1834 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को फाइनली आर्टिकुलेट कर लिया था, पेपर्स में बना दिया था, उसका नियम बना दिया गया था। लेकिन 1834 से भी पहले ये एक कहानी है जिसको हम लोग कर्नाटका की चेन्नम्मा की कहानी कहते हैं। इस चेन्नम्मा की कहानी क्या थी? इन महान क्रांतिकारी की कहानी क्या थी कि इनका जो स्टेट था, उस स्टेट का नाम था कित्तूर। स्टेट का नाम था कित्तूर। इस कित्तूर से, जो कित्तूर राज्य है वो कर्नाटका में है आज। ठीक है, आज का जो कर्नाटका है उसी कर्नाटका में ये कित्तूर राज्य था। यहां पे एक रानी शासन करती थी जिसका नाम था चेन्नम्मा। ठीक है, इनके हस्बैंड मर गए, हस्बैंड डाइड। ठीक है, सो शी अडॉप्टेड अ सन। इन्होंने एक बेटे को, एक दत्तक पुत्र को अडॉप्ट किया अपना राज्य चलाने के लिए। लेकिन इस सन को ब्रिटिश सरकार द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया। नॉट एक्सेप्टेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया। ठीक है, और इनको अपने राज्य में, ये कित्तूर राज्य जो है वो ब्रिटेन ने अपने पक्ष में, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने राज्य में मिला लिया, अपने उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार में मिला लिया। ठीक है, बाद में इसी नियम को इन्होंने 1834 के नियम में आर्टिकुलेट कर दिया। इस 1834 के नियम में इसको इंक्लूड कर दिया, इसको शामिल कर लिया गया 1834 के अधिनियम में। ठीक, अब इसी नियम का उपयोग करता है लॉर्ड डलहौजी, जो हम लोगों ने देख लिया कि सतारा से लेकर के अवध प्रांत तक 1856 में ये कब्जा करता जाता है।
तो जो राजाओं के प्रति जो डिस्कंटेंट है, राजाओं के मन में जो डिस्कंटेंट है, जो असंतोष है, वो असंतोष की चिंगारी एक तरह से उबलती रहती है, उगती रहती है। इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को अगर हम देखें तो इंडिपेंडेंस के बाद भी अप्लाई किया गया, भारत की स्वतंत्रता के बाद भी जवाहरलाल नेहरू ने और बहुत सारे इंदिरा गांधी ने अप्लाई किया। जैसे इन्होंने प्रिवी पर्स खत्म कर दिया, राज्यों को एनेक्सेशन जो किया था, राज्यों का जो अपने मिलाया था, वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत ही मिलाया गया था। ठीक है, तो उसकी कहानी कभी और देखेंगे। अभी ये देखते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत राजाओं के मन में बहुत ही असंतोष का भाव पैदा हो गया था, जिस असंतोष ने एक ऐसे युद्ध का रूप ले लिया, जो युद्ध आज हम लोग जिस युद्ध की कहानी की बात कर रहे हैं। तीसरा जो छोटे मोटे नियम थे, जैसे 1833 से इन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज को भेजना स्टार्ट कर दिया था, जो क्या करते थे, अपना प्रचार करते थे, भारत में आके क्रिश्चियनिटी का जो ईसाइयत है उसका प्रचार करते थे, और बहुत सारे लोगों को ईसाइयत में बदलते भी थे, जबरन उनको ईसाइयत में बदला भी जाता था। ठीक है, और उसके बाद ये मिशनरी वाला पार्ट हो गया। ठीक है, मिशनरी के बाद अंग्रेजों ने क्या किया था, बहुत सारे, जैसे सती प्रथा को खत्म कर दिया गया था, हिंदुओं के कुछ ऐसे नियमों को खत्म कर लिया गया था जिससे हिंदू के रूढ़िवादी लोग बहुत ही गुस्से में थे। हिंदू के रूढ़िवादी लोग बहुत ही गुस्से में थे, जैसे सती प्रथा को खत्म कर दिया गया, इससे भी कुछ हिंदू बहुत गुस्से में थे। विडो रीमैरिज ला दिया गया, विधवा पुनर्विवाह ला दिया गया, जिससे विधवाओं का फिर से शादी करने के लिए वो एबल हो जाती थी। तो ये सारे नियम की वजह से क्या हुआ था कि हिंदू का जो रूढ़िवाद वाला सेक्टर था ना, हिंदू का जो रूढ़िवादी लोग थे, वो लोग बहुत ही हर्ट हुए थे। वो लोग बहुत ही, मतलब उनके मन में भी अंग्रेजों के प्रति एक तरह से विद्रोह की भावना आ गई थी। सती प्रथा और विडो रीमैरिज, विधवा पुनर्विवाह। विधवा पुनर्विवाह, ठीक है, तो ये नियम थे। तीसरा, जो हिंदू का सक्सेशन, जो उत्तराधिकार का नियम था, जैसे दाय भाग और मिताक्षरा। मिताक्षरा ओल्ड टेक्स्ट है, दाय भाग एक नया नियम है। ठीक है, दाय भाग को ही जनरली लोग मुगल के टाइम में या अंग्रेज जब शुरुआत में आए तो उसी समय इसको फॉलो किया। तो ये उत्तराधिकार का एक्ट है कि पिता से प्रॉपर्टी, पिता की जो संपत्ति है वो कैसे बेटों में ट्रांसफर होगी। तो दाय भाग क्या, मिताक्षरा क्या कहता था कि बेटे के जन्म के बाद ही जो प्रॉपर्टी है, जो पैतृक संपत्ति है, वो बेटों के नाम हो जाएगी। बेटे के जन्म के समय ही जो पैतृक संपत्ति, जो बेटा है वो पैतृक संपत्ति में हकदार हो जाएगा या हिस्सेदार हो जाएगा। ठीक है, जबकि अगर मोटा मोटा समझे, दाय भाग क्या कहता था, तो दाय भाग कहता था कि पिता के मृत्यु के बाद ही बेटे का अधिकार संपत्ति पर होगा। दाय भाग क्या कहता था कि पिता के मृत्यु के बाद ही बेटे का अधिकार संपत्ति पे होगा, जबकि मिताक्षरा क्या कहता था कि बेटे के पैदा होते ही उसकी हिस्सेदारी हो जाएगी। पिता के मरने की जरूरत नहीं है, बेटे के पैदा होते ही उसकी हिस्सेदारी संपत्ति पर, पैतृक संपत्तियों पर हो जाती थी। तो इन सारे नियमों में अंग्रेजों ने चेंजेस किए, इन सारे नियमों में अंग्रेजों ने बदलाव किए, जिसकी वजह से जो भारत के लोगों में जो है वो असंतोष की भावना इतनी तेज भड़की कि अंग्रेज भी उससे जलने लगे। अब हम आते हैं फिर से अपनी उसी कहानी पर जहां से हमने स्टार्ट किया था। 29 मार्च 1857, 34वीं इन्फेंट्री बटालियन का एक आदमी, एक नवयुवक मंगल पांडे, ह्यूसन को और बाग को शॉट कर देता है, गोली मार देता है, जिसकी वजह से उसे 8 अप्रैल 1857 को, 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी जाती है। मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। ठीक है, और जो उसका बटालियन था जिसके साथ वो काम करता था,
उस बटालियन को डिसबैंड कर दिया जाता है, डिसमेंटल कर दिया जाता है, उस बैंड को ही खत्म कर दिया जाता है, उस बटालियन को ही खत्म कर दिया जाता है। अब कहानी कैसे आगे बढ़ती है, तो ये तो हमने समझ लिया कि कारण क्या है, कारण क्या थे 1857 की क्रांति के। अब ये कहानी आगे कैसे बढ़ती है 29 मार्च 1857 से लेकर के 8 अप्रैल, फिर 8 अप्रैल के बाद दिन आता है 24 अप्रैल का। 24 अप्रैल 1857 में क्या होता है कि 85 सोल्जर्स, ठीक है, 85 सोल्जर्स जो है वो फायर करने से मना कर देते हैं, फायर करने से मना कर देते हैं। क्यों मना करते हैं? मना इसलिए करते हैं क्योंकि उस समय एक ऐसी गोली का, ऐसे बारूद का, ऐसे गोली का वो बनाया गया था जिसमें ये कहा गया कि इसमें गाय और सूअर की चर्बी, गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी से इसका जो खोखला है वो बना है। गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी से इसका जो खोखला है वो बना है। ठीक, इससे क्या हुआ कि गाय तो हिंदुओं में वर्जित है, गाय जो है वो हिंदुओं में वर्जित है और सूअर जो है वो मुस्लिमों में वर्जित है। तो ये जो नियम बना, ये जो चीज थी सूअर की चर्बी और गाय की चर्बी वाला बात, ये उस समय का तत्कालीन कारण था। वो आग भड़कने का, आग में घी डालने का काम किया इस दोनों चीजों ने। दूसरी बात, उस समय के जो आर्मी थे, जो इंडियन मैन थे, आर्मी में जो इंडिया के लोग थे, जो भारतीय लोग थे, उनको प्रमोशन नहीं दी जाती थी। उनको सूबेदार से ऊपर, उनको मैक्सिमम प्रमोशन जो थी वो सूबेदार तक दी जाती थी, सूबेदार के ऊपर उनको प्रमोशन नहीं दी जाती थी। ठीक है, इसके बाद 1854 में पोस्ट ऑफिस एक्ट आता है। पोस्ट ऑफिस एक्ट, पोस्ट ऑफिस एक्ट ने क्या किया? पोस्ट ऑफिस एक्ट ने यह किया कि अंग्रेज, जो उस समय भारतीय सैनिक जो दूर दूर तक वो रहते थे, वो अपने घरों पे क्या था नियम पहले कि वो अपने घरों पे फ्री में चिट्ठियां भेज सकते थे, फ्री में पोस्ट भेज सकते थे। अब इस एक्ट के आने से 1854 में आर्मी के लोग, भारतीय आर्मी के लोग जो थे वो पोस्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, इंडियन पोस्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे और अपनी चिट्ठियां घर पे भेज नहीं सकते थे। 1854 में ये हुआ एक बात। दूसरी बात, 1856 में एक चीज हुई, गवर्नमेंट सर्विस इनैक्टमेंट एक्ट। गवर्नमेंट सर्विस इनैक्टमेंट एक्ट के तहत क्या कहा गया कि आप लोग, जो इंडियन आर्मी से कहा गया कि आप लोग विदेशों में युद्ध करने के लिए तैयार रहिएगा। उनसे कहा गया कि आप लोग विदेशों में युद्ध करने के लिए, जैसे इंडिया की सेना है तो इंडिया में को छोड़ के उस समय अंग्रेज बहुत जगह लड़ाइयां लड़ रहे थे, तो उन लड़ाइयों में भी लड़ने के लिए भारतीय सैनिकों को कहा गया कि आप रेडी रहिएगा। और उस समय एक रूमर फैला था, एक बात कही जाती थी कि अगर कोई भी समुद्र पार करता है, अगर कोई भी सैनिक या कोई भी आदमी समुद्र पार करता है तो वो अपनी जाति को खो देता है। और जाति खोना उस समय की सोसाइटी में, उस समय के समाज में बहुत ही बड़ी बात होती थी। ये रूमर फैल गया। तो ये सारे कारण जो हैं, ये सारे कारण, जैसे परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी सिस्टम, अंग्रेजों का सहायक संधि की नीति, डलहौजी का डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स, 1854 का पोस्ट ऑफिस एक्ट, 1856 का जो गवर्नमेंट सर्विस इनैक्टमेंट एक्ट था जिससे समुद्र के पार जाने के लिए कहा गया था अंग्रेजी भारतीय सैनिकों को। तो ये सारे जो नियम कानून थे वो चिंगारी जला रहे थे, एक तरह से चिंगारी जला रहे थे।
और इस चिंगारी में आग झोंका एक एक्ट ने, एक तरीके ने, एक एक चीज ने। ये चीज क्या था? एनफील्ड P53, एनफील्ड P53 राइफल का उपयोग शुरू हुआ। अंग्रेजों ने एनफील्ड P53 राइफल बना लिया 1856 में। P53 राइफल बना लिया 1856 में। इसमें जो कार्ट्रिज यूज होता था, कार्ट्रिज जो यूज होता था, वो रूमर क्या फैल गया, एक तरह से बात ठीक ही थी या रूमर ही फैल गया, यह हिस्टोरियंस के बीच में चर्चा का विषय है। तो ये रूमर फैल गया कि ये जो कार्ट्रिज है वो गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी से बनाई गई है। ठीक है, अब हमें पता ही है कि गाय जो है वो हिंदुओं के लिए वर्जित है, सुअर जो है वो मुसलमानों के लिए वर्जित है। ठीक है, तो भारतीय में बेसिकली उस समय के आर्मी में जो शामिल होते थे उस समय बेसिकली मुसलमान थे और हिंदू थे। ठीक है, तो इन दोनों के लिए ये चीजें वर्जित थी। इस चिंगारी में दही वो घी डाल दिया, और जब इस चिंगारी में इस चीज का घी पड़ा तो ये चिंगारी भड़ककर शोला हो गई, भड़ककर आग हो गई। वॉल्केनो जैसे फटता है, ज्वालामुखी जैसे फटता है, वो फट गया भारतीय इतिहास में। अब जब ये फटा तो हमने 24 अप्रैल तक डिस्कस कर लिया कि 29 मार्च को मंगल पांडे ने बाग को और ह्यूसन को शॉट कर दिया। 8 अप्रैल को इनको फांसी दे दी गई। 24 अप्रैल को 85 सोल्जर्स ने, 85 सोल्जर्स ने ये कार्ट्रिज, ये बंदूक जो है वो, ये राइफल जो है वो चलाने से मना कर दिया। चलाने से जब मना कर दिया गया तो इन 85 सोल्जर्स के ऊपर कोर्ट मार्शल लगा। कोर्ट मार्शल से इन्हें जेल भेज दिया गया। कोर्ट मार्शल हुआ इनके ऊपर और इस कोर्ट मार्शल से इन्हें जेल भेज दिया गया। इसी के साथ साथ अब जब इनको जेल भेज दिया गया तो चिंगारी आग जो है वो और तेज से भड़क गई। ठीक है, फिर एक डेट आता है 12 मई। 12 मई में बहुत सारे लोग थे जो दिल्ली की तरफ चल पड़े। दिल्ली की तरफ चढ़ने का मकसद उनका क्या था? एक तो दिल्ली में बहादुर शाह जफर था, मुगल शासक बहादुर शाह जफर, जो बहुत ही दयावान माना जाता है। मुगल बहादुर शाह जफर था, उसको नेतृत्व वो लोग स्थापित करना चाहते थे कि फिर से बहादुर शाह जफर का राज्य स्थापित हो जाए। अब जब एक तरफ राजपूतों ने यह बात सुनी कि मुगलों का शासक फिर से लागू होगा, मुगलों का शासन फिर से लागू होगा, तो राजपूतों ने 1857 से अपना जो हाथ था वो पीछे खींच लिया। राजपूतों ने अपना हाथ 1857 की क्रांति से पीछे खींच लिया। क्यों? क्योंकि एक मुगल सम्राट फिर से भारत की गद्दी पर बैठने जा रहा था। लोगों ने यह विचार बना लिया था कि अगर हम ब्रिटिश से छुटकारा पाते हैं तो बहादुर शाह जफर ही हमारे राजा होंगे। तो 12 मई 1857 को जनता, जो विद्रोही लोग थे, वो दिल्ली की तरफ कूच करने लगे और दिल्ली में इन्होंने अपना राज्य स्थापित कर लिया। एक तरह से मिलिट्री शासन हो गया। जैसे लोग विद्रोह करने वाले लोगों ने दिल्ली को कैप्चर कर लिया, अंग्रेजों को वहां से भगा दिया और दिल्ली को कैप्चर करने के बाद बहादुर शाह जफर को राजा घोषित कर दिया। राजा घोषित करने के बाद क्या होता है? 3 जुलाई बहादुर शाह जफर राजा तो घोषित हो जाते हैं, लेकिन वो बहुत ही बूढ़े होते हैं, तो ये लोग डायरेक्टली युद्ध नहीं लड़ पाते। ठीक है, तो सेना का कमान किसको सौंप दिया गया? बख्त खां को। सेना का कमान जो है वो बख्त खां को सौंप दिया गया। बख्त खां को सेना का कमान सौंपने के बाद बहुत सारे युद्ध हुए, बहुत सारी लड़ाइयां हुई। दिल्ली गेट पे, कश्मीरी गेट पे बहुत सारे खून बहे। ठीक है, खून बहने के बाद
साबित क्या हुआ? साबित ये हुआ कि अंग्रेज ज्यादा पावरफुल है। ज्यादा पावरफुल इन द सेंस कि उनके पास कूटनीति बहुत ज्यादा थी, वो लोग धोखाधड़ी बहुत करते थे। तो धोखे से उन्होंने क्या किया, 20 सितंबर 1857 को 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पे उन्होंने पुनः कब्जा कर लिया। 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पे उन्होंने पुनः कब्जा कर लिया और बहादुर शाह के दोनों बेटों और एक पोते को वहीं दिल्ली के लाल किले के गेट पे गोली मार दी गई। इस गोली मार वाले उसमें कांड में निकोलसन और हडसन दो लोग थे ब्रिटिश की तरफ से, निकोलसन और हडसन। निकोलसन को तो गोली लगी, वो मर गया। हडसन ने बहादुर शाह जफर के दोनों बेटों को गोली मार दी और उसके पोते को भी गोली मार दी। और क्या किया, बहादुर शाह जफर को कैद किया और उनको रंगून भेज दिया गया। रंगून आज के म्यांमार में रंगून भेज दिया गया, जहां 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी समाधि बनी है म्यांमार में, रंगून में। तो इस तरह से भारत पे जो इतना लंबा मुगल वंश का शासन चला, उस शासन का अंत हो गया 1857 में। और एक तरह से देखें तो 1862 में उस मुगल शासन का अंत हो गया, जिसकी स्थापना बाबर ने की थी। अकबर जिसमें राजा था, औरंगजेब जिसमें राजा था, उस मुगल वंश का अंत हो गया। और इसी के साथ अंत हो गया भारत के उन सपनों का जिसने भारत के लिए आजादी की आस जगाई थी 1857 में। लेकिन यह सपना तो फीका पड़ गया, लेकिन लोगों के दिलों में एक ऐसी आग जगा गया जिससे अंग्रेजी शासन को भी डर लगने लगा। इस युद्ध के तुरंत बाद ही अंग्रेजी शासन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पॉलिटिकल राइट से बेदखल कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी का राइट जो है वो खत्म कर दिया गया। डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स खत्म कर दिया गया। जो इंडिया का जो शासन था वो सीधे ब्रिटिश संसद के हाथ में चला गया, ब्रिटिश महारानी के हाथ में चला गया। तो एक डर तो जगा ही दिया था भारतीयों ने अंग्रेजों के दिलों में। और अंग्रेज ये भी उस समय के बाद मानने लगे थे कि जो उनका शासन है वो भारत पे बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है। इसी कहानी के साथ, इसी कड़ी के साथ आज की कड़ी को यहीं पे विराम देते हैं। इसके बाद की कहानी कैसे हुई, क्या हुआ इसमें, कुछ लोगों ने इसे कहा कि ये पहला स्वतंत्रता संग्राम था, कुछ लोगों ने कहा कि ये मात्र एक सिपाही विद्रोह था, कुछ लोगों ने कहा कि ये एक ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, ना ही सिपाही विद्रोह था, ना ही पहला स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक, तो कुछ लोगों ने ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स दिए अपने अपने जानकारी के अनुसार। लेकिन इसी युद्ध ने झांसी को और भारत को रानी लक्ष्मीबाई दिया, मंगल पांडे दिया, तात्या टोपे दिया, नाना साहेब दिया। बिहार में इसका जो नेतृत्व कर रहे थे वो वीर कुंवर सिंह कर रहे थे। लखनऊ में बेगम हजरत महल कर रही थी। तो इस युद्ध ने भारत को बहुत कुछ दिया। भारत की आत्मा को झकझोर कर रख दिया था। भारत की आत्मा को झकझोर दिया और भारत में एक ऐसी प्रणाली का लागू हो गया जिसने एक सड़क बनाई, एक रोड बनाया, जो 1947 में भारत की आजादी का
दर्शन करता है। तो इसी वक्तव्य के साथ, इसी कहानी के साथ आज की कहानी को हम लोग विराम देते हैं। आज की कहानी यहीं पे खत्म होती है और फिर हम लोग जुड़ेंगे किसी और कहानी के साथ, किसी और स्टोरी के साथ इसी वीडियो सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए हमारा चैनल गुरु मंत्र।